नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे संगमकालीन राज्य। देखिए, जब भी संगमकालीन राज्य की बात करेंगे तो इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। ये टाइम पीरियड है मौर्योत्तर काल का, मतलब मौर्यों के बाद जब आप भारत की स्थिति देखते हैं तो उत्तर भारत में आपको दो राजवंश देखने को मिलते हैं, देसी राजवंश और विदेशी राजवंश। जिसमें हमने बताया था देसी राजवंश में कौन कौन से आ रहे थे और विदेशी राजवंश में क्या क्या आपको देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में आपको संगम काल देखने को मिलता है इसी टाइम पीरियड में, मौर्योत्तर काल में ही, जिसमें आप चोल चेर पांड्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संगम काल में जो शासक वर्ग था, शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। वहीं जब व्यापारी वर्ग को वेनिगर के नाम से जाना जाता था। वेनिगर मतलब व्यापारी वर्ग को वेनिगर के नाम से जाना जाता था। समाज में कहा जाता है कि दास प्रथा मौजूद नहीं थी। हाँ, एक बात और कि संगम काल में कौवे को सबसे शुभ पक्षी माना जाता है। अब संगम कालीन समाज की जानकारी का अगर प्रमुख स्रोत की बात करें तो संगम कालीन साहित्य आपको देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो महापाषाण स्थल जैसे समाधि स्थल वगैरह हो गया, तो उसके आधार पे आप संगम कालीन समाज की जानकारी आपको मिल जाती है। एक बात और आप देखते हैं, संगम काल मतलब उस समय का जो दक्षिण भारत था, चोल चेर पांड्य में आप देखते हैं तो समाज में चार वर्ण व्यवस्था, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, वो मौजूद नहीं थी। मतलब संगम काल में आप देखते हैं तो जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी मौजूद नहीं थी। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उत्तर भारत में हुआ करते थे, तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो ये आपको देखने को नहीं मिलता है। खास बात यह है। और साथ ही साथ आप बोलेंगे तो इसमें फिर था क्या, तो इसमें आप देखेंगे तो संगम काल में आपको वहां पे दो वर्ग दिखाई पड़ते हैं। पहला है ब्राह्मण और दूसरा है गैर ब्राह्मण में बटा हुआ था पूरा का पूरा समाज। ठीक है, संगम कालीन राज्य में। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत में, आप जब देखते हैं कि उत्तर भारत से जो दक्षिण भारत की तरफ ब्राह्मण गए, उन्हें वदियार कहा गया। क्या कहा गया? वदियार कहा गया। और बड़ी संख्या में आने वाले ब्राह्मणों के कारण समाज में इसे बणवा प्रथा के नाम से जाना गया। तो अगर पूछा जाए बणवा प्रथा क्या थी, तो आप कहेंगे उत्तर भारत से दक्षिण भारत आने वाले ब्राह्मणों का जो बहुत भारी संख्या में जो ब्राह्मण पलायन किए, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ गए, तो इस प्रथा को बड़वा प्रथा कहा गया संगम काल में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अब देखिए, जब सोचिए इतना बड़ा तबका अगर पलायन कर रहा है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जा रहा था, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सामाजिक टेंशन, सोशल टेंशन क्रिएट होना तय था। ठीक है, क्योंकि देखिए वहां का समाज जो था बिल्कुल दो वर्ग में बटा हुआ था, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। तो गैर ब्राह्मण में जो ब्राह्मण नहीं थे वो सभी के सभी लोग शामिल थे, और ब्राह्मण में से ब्राह्मण थे। और फिर आप देखेंगे उत्तर भारत से जो ब्राह्मण पलायन करके दक्षिण भारत की तरफ गए तो उन्हें वादियार कहा गया। और यही जब भारी संख्या में गए तो इन्हें बड़वा प्रथा के नाम से जाना गया। और इसकी वजह से क्या हुआ? समाज में तनाव क्रिएट हुआ। शासक वर्ग कहा जाता है कि संगम काल में जो शासक वर्ग थे वो अरसर कहलाते थे। और साथ ही साथ आप देखें किसान के लिए, तो संगम काल में जो किसान थे उन्हें वेल्लाल शब्द से जाना जाता, मतलब कहा जाता था। वेल्लाल मतलब किसानों के लिए प्रयोग किया जाता था। और यहीं आप देखेंगे तो संगम काल में आपको किसानों में आप दो तबके देखेंगे। पहला होगा धनी किसानों। तो कहा गया कि जो धनी किसान थे उनका भूमि पर नियंत्रण था। इनकी नियुक्ति सैनिक व असैनिक पदों पर दोनों तरीके से हो सकती थी। जो धनी किसान थे उनकी नियुक्ति की बात की जा रही है। शासक वर्ग के साथ ये वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते थे, मतलब अपने पुत्र या पुत्री का विवाह राजघरानों में कर सकते थे। कौन? धनी किसान, इतना याद रखना है। और खास बात है कि जो धनी किसान थे इनके आवास पक्के बने होते थे। ये तो जस्ट एक लॉजिक वाली बात है कि जब कोई धनी होगा तो जाहिर सी बात है उसका आवास भी बेहतर होगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वही निम्न किसान की बात करें, पहला धनी किसान हो गया, दूसरा जो है निम्न किसान या गरीब किसान जो होता था वो क्या करता था? धनी किसान की भूमि पर काम करता था। और साथ ही साथ आप देखें तो जो छोटे किसान होते थे वो नॉर्मल मतलब कच्चे घरों में, घास फूस के जो घर होते थे उसमें रहा करते थे। इस तरह आप देखेंगे समाज में आपको क्या देखने को मिलेगा? आर्थिक विषमता देखने को मिल जाएगी संगम काल में। ठीक है, तो संगम काल में आप देखें समाज दो तबके में था। पहला जो धनी किसान था, दूसरा क्या था साथियों? जो निम्न किसान था या गरीब किसान। और अगर हम उस बेस पे समाज की तुलना करें तो ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के आधार पे आप बांट सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात इकोनॉमी बेस पे हम बता रहे हैं, इकोनॉमी बेस पे अगर आप बात करेंगे तो किसके बेस पे बात करेंगे, धनी किसान और निम्न किसान बात करेंगे इकोनॉमिक बेस पे संगम काल। और वहीं आप देखेंगे जब सोसाइटी बेस की बात करेंगे तो वहां पे आपको ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो व्यापारिक वर्ग को वेनिगर के नाम से जाना जाता है, ये हमने बता ही दिया। शासक वर्ग अरसर था और किसान को वेल्लाल कहा जाता था। समाज में अस्पृश्यता व्याप्त थी और दास प्रथा नहीं थी। हाँ देखिए, समाज में अस्पृश्यता थी मतलब अनटचेबिलिटी व्याप्त थी, और लेकिन हाँ दास प्रथा नहीं थी। समाज मात्र सत्तात्मक था और यहाँ उत्तर भारत के समान ही 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन देखने को मिल जाता है। और जिन्होंने 8 प्रकार के विवाह नहीं सुने हैं तो वो मेरे उसमें जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको मिल जाएगा विवाह का टाइप्स। और आई थिंक हमने शॉर्ट वीडियो में बनाया था तो वो आसानी से मिल जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं तो महिला शिक्षा। तो महिलाओं को शिक्षा एवं काव्य लेखन का अधिकार था, मतलब महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, साथ ही साथ राइटिंग वगैरह जो भी होता है काव्य लेखन कर सकती थी। और साथ ही साथ उन्हें प्रणय संबंधों की अनुमति भी थी। प्रणय संबंध मतलब फिजिकल रिलेशंस की बात की जा रही है, तो उन्हें अनुमति थी, वो फिजिकल रिलेशन स्टेब्लिश कर सकती थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कौवा को शुभ पक्षी माना जाता था संगम काल में, क्योंकि यह अतिथि के आगमन की सूचना देता है। अगर आज के टाइम में आप देखेंगे तो आज भी लोग क्या कहते हैं, कौवा बोलता हुआ दिख जाता है तो कहते हैं लगता है आज कोई मेहमान आने वाला है। ठीक है, इस तरीके आपको देखने को मिल जाता है आज भी। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मृतक संस्कार पद्धति में आप देखते हैं संगम काल में तो समाधिकरण एवं अग्निदाह ये दोनों प्रचलित थे, मतलब समाधि भी वो किया, दफनाया भी जाता था, साथ ही साथ संस्कार भी किया जाता था। ये दोनों प्रचलन आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए, अब ये दोनों प्रचलन है, मतलब कुछ लोग समाधि पे बिलीव करते थे, कुछ लोग दाह संस्कार पे बिलीव करते हैं, बस सिंपल सी ये बात है। और नेक्स्ट बात करते हैं, इस काल में समाधि स्थल बड़े बड़े पत्थरों से ढका जाता था। जो समाधि स्थल आप देखते हैं तो क्या होता था कि उसे बड़े बड़े पत्थरों के माध्यम से ढक दिया जाता था। अतः ये स्थल महापाषाण कहलाए। क्या कहलाए, महापाषाण काल कहलाए। और इस तरह की जो संस्कृति थी, महापाषाण संस्कृति का संबंध कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत से ही था। यह संस्कृति अनिवार्यतः लौह धातु से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो मतलब जब उस समय आयरन एज चल रहा था, यहाँ आप उत्तर भारत में देखेंगे तो वहीं आप देखेंगे तो संगम काल के टाइम में आपको महापाषाण संस्कृति देखने को मिल जाती है। संगम कालीन समाज में आप देखेंगे तो मुरुगन की उपासना सबसे ज्यादा प्रचलित थी। तो मतलब जो जिनकी सबसे ज्यादा उपासना करते थे संगम काल के लोग वो थे मुरुगन। तो मुरुगन की उपासना सबसे ज्यादा की जाती थी। इस उपासना में विशेष किस्म के नृत्य गान का आयोजन किया जाता था। तो साथ ही आप देखेंगे तो विष्णु की उपासना में तुलसी पत्र का प्रयोग किया जाता था। तो तुलसी का पत्ता जो है वो भगवान विष्णु की उपासना के लिए किया जाता था। माना जाता है कि अगस्त ऋषि ने यहाँ वैदिक धर्म का प्रसार किया था। तो संगम राज्य में वैदिक धर्म का प्रसार किसने किया था, तो अगस्त ऋषि ने किया था। अब बात करते हैं साथियों, तो संगम कालीन अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे तो संगम काल में आय का सर्वप्रथम जो स्रोत था, तो इनकम का जो सबसे बेहतरीन आप देखेंगे सोर्स, तो वो क्या था, भू राजस्व। भू राजस्व ये हर जगह जानते हैं, भू राजस्व ज्यादातर उस टाइम पीरियड में प्रचलित ही था। और जिसे क्या कहा जाता था, कदमई कहते थे। तो भू राजस्व को कदमई के नाम से जाना जाता था। अगर कभी पूछ लिया कदमई शब्द किससे जुड़ा हुआ है, तो भू राजस्व से जुड़ा है। ये संगम काल में आपको देखने को मिल जाता है। यह कर आप देखेंगे तो जो कदमई है तो ये भू राजस्व कर था। और यह कर भूमि की माप कर निर्धारित किया जाता है, मतलब भूमि पहले उसका मेजर किया जाता था, कितनी भूमि है उसके आधार पे ये किदमई तय किया जाता था। भूमि माप की जो इकाई थी महाजनपद काल में आप देखेंगे तो महाजनपद काल की अगर बात करें तो अगर इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो संगम काल में तो आपको क्या देखने को मिलती है, वेली या निवर्तन देखने को मिल जाती है। कावेरी से जुड़ा हुआ क्षेत्र इतना उपजाऊ था कि कहा गया है कि जितनी भूमि पर हाथी बैठता है उतनी भूमि से एक परिवार के लिए वर्ष भर का उत्पादन होता था। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप कावेरी से जुड़े हुए क्षेत्र, मतलब कावेरी का जो कोस्टल एरिया था, किनारे का क्षेत्र था, वो इतना फर्टाइल था कि आप सोच सकते हैं कि कहा जा रहा है कि जितने पे अगर एक हाथी बैठने मान लीजिए जितना भी जगह छेकता है उतने मतलब उतनी जगह में पूरा परिवार खा लेता था साल भर। तो ये बहुत बड़ी बात थी, मतलब सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा उपज होती थी। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो
इस तरीके आप कह सकते हैं कि जब इतना ज्यादा उपज होगी कि आप सोचिए एक हाथी बैठ रहा है जितनी जमीन पे, उतने में पूरा परिवार खा रहा है, इसका मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय जो उत्पादन था वो अधिशेष था। कैसा था? अधिशेष था। जब अधिशेष होगा तो जाहिर सी बात है व्यापार ऑटोमेटिक बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप? बाह्य व्यापार कर सकते हो या फिर आप आंतरिक व्यापार करोगे। तो ये कहा जाता है संगम काल में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों प्रचलित थे। बाह्य व्यापार में आप देखेंगे तो रोम के साथ आपको बड़ा व्यापार देखने को मिल जाता है। और यहाँ तक आप देखेंगे तो जो रोमन सम्राट थे अगस्टस के सिक्के में आप देखेंगे तो संगम राज्य में भी मिलते हैं। तो अगस्टस जो थे मतलब रोमन शासक थे, तो उनके जो सिक्के चलाए गए थे वो आपको संगम काल में भी देखने को मिलते हैं। तो इससे आप कह सकते हैं कि व्यापार दोनों के मध्य होता था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग से मतलब यह है कि भारत से, तो देखिए दक्षिण भारत में आप जब देखते हैं तो संगम काल के लोग क्या करते थे, यहाँ से वस्तुएं भेजते थे, वहां से पैसा आता था। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें इनकम अच्छी खासी बना रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो एक जगह आपको देखने को मिलती है अरिका मेडू, यहाँ पे आप देखेंगे तो रोमन बस्तियों के साक्ष्य आपको मिल जाते हैं। और हाँ, कभी क्वेश्चन आ गया कि अरिका मेडू किसके लिए फेमस है, तो रोमन बस्तियों के लिए फेमस है अरिका मेडू। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो दक्षिण भारत में, और ये संगम काल की बात है, ठीक है। अब चोल राज्य में स्थित फुहार, तो देखिए फुहार मतलब कावेरी पट्टनम वाला जो बंदरगाह था वो फुहार के नाम से जाना जाता था, जो कि पूर्वी तट पे था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो पश्चिमी तट पे आपको नोरा, तोंडी और मुजरिस नामक बंदरगाह देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए पूर्वी तट का आप देखेंगे तो फुहार दिखता है, कावेरीपट्टनम, वहीं पश्चिमी तट पे आपको नोरा, तोंडी और मुजरिस बंदरगाह देखने को मिल जाते हैं। मसाले, रत्न एवं हाथी दांत की सामग्री निर्यात की प्रमुख वस्तुएं होती थी, ठीक है। तो मतलब हम लोग यहाँ से भेजते क्या थे, तो मसाले भेजते थे। आप लोग जानते हैं दक्षिण भारत काफी फेमस है मसाले के लिए। वहीं रत्न देखेंगे तो रत्न जो भी हैं वो सारे भेजे जाते थे, और साथ ही साथ हाथी दांत भी भेजा जाता था। और नेक्स्ट आप देखेंगे तो संगम काल में सीमा शुल्क जो लगता था उसे करुकास कहा जाता था। तो अगर कभी पूछा गया करुकास क्या था, तो क्या था साथियों? सीमा शुल्क था। और ये कहाँ लगता था? तो संगम काल में लगता था, ठीक है, इतना याद रखना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।